बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने एक खिताब में डायरेक्ट वार्निंग दी है, डायरेक्ट थ्रेट किया है पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के लोगों को। गुजरात में की जाने वाली एक तकरीर के दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अल्फाज अदा किए। एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं, आप पहले ये वीडियो देखिए, इसके बाद इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। जी हाँ, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये वो ज़बान है जिसमें हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म एक खिताब के दौरान पाकिस्तानियों के हवाले से कह रहा है, यानी फिर वो ये कह रहा है कि तुम अपनी रोटी खाओ वरना गोली तो फिर हम तुम्हें देने के लिए तैयार बैठे हैं। एक तरफ तो ये स्टैंस वाज़े कर रहा है कि इस वक्त हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, चाहे फिर वो बलूचिस्तान का मामला हो, बलूचिस्तान के अवाम को, मासूम लोगों को जिस तरह से इस वक्त दहशतगर्दी का निशाना हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज बना रही हैं, जिसके अंदर सर-ए-फ़हरिस्त फितना हिंदुस्तान के वो दहशतगर्द हैं जो कि मुकम्मल तौर पे हिंदुस्तान के दिए जाने वाले पैसे पे पल रहे हैं और जिस तरह से वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। एक तरफ तो ये निशानदही है, दूसरी तरफ जो गुजरात के बुचर के नाम से मोदी मशहूर है, वो चीज़ें अब वाज़े होती जा रही हैं कि अब ये मुकम्मल तौर पे सामने आ चुका है एक ऐसा दहशतगर्द जिसने लाखों लोगों को गुजरात में कत्ल कराया, उनका जीनोसाइड किया। मुसलमानों के कत्ल में मुलव्विस ये खूनी दरिंदा जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, अब पाकिस्तानियों को डायरेक्ट धमकी दे रहा है, थ्रेट कर रहा है कि तुम आराम से रोटी खाओ वरना गोली तो हमारी तैयार है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि राजस्थान के इलेक्शंस करीब हैं और अब उन इलेक्शंस को जीतने के लिए पॉलिटिकल गेम किए जा रहे हैं अपनी आवाम के अंदर। पाकिस्तान दुश्मनी कूट कूट के भरी जा रही है और फिर हिंदुस्तान की जो आवाम है उसको मीडिया ने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया है कि अब वो सच्ची खबरें सुनने के लिए जो है वो तैयार भी नहीं है। और इस वक्त जो गोदी मीडिया उनको भर रहा होता है, जो चीज़ें सिखा रहा होता है, वो उसी पे आंखें बंद करके मनोअन अमल कर रहे होते हैं या उसको सच मान रहे होते हैं। जबकि कुछ ऐसे लोग भी हैं हिंदुस्तान में जो कि वाकई फैक्ट फाइंडिंग के लिए जब निकलते हैं तो फिर उनके अकाउंट्स को बंद किया जाता है, उनके ऊपर सोशल मीडिया की पाबंदी लगाई जाती हैं। और फिर हिंदुस्तान के अंदर अगर ऐसे लोग जो कि अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ सच हक़ाइक़ जानने के लिए बातें करते हैं तो फिर हिंदुस्तान की तरफ से उनको ऊपर पाकिस्तान की जासूसी करने के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। वैसे पहले भी देखा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 8000 से ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स थे जिनके ऊपर हिंदुस्तान की तरफ से पाबंदी लगाई गई, जो कि ये वाज़े करता है कि हिंदुस्तानी मीडिया सिर्फ अपनी आवाम को वो चीज़ें दिखाना चाहता है कि जो उनके मकसद की हो, यानी फिर उनको मुकम्मल तौर पे गुमराह किया जा सके। अब इस वक्त नरेंद्र मोदी की वाज़े धमकी सामने आ चुकी है जिसमें पाकिस्तानी आवाम को डायरेक्ट थ्रेट किया जा रहा है। तो अब ये देखना है कि आने वाले वक्तों में हमारी तरफ से इसका किस तरह से स्टेटमेंट जारी होता है, किस तरह से जवाब दिया जाता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें, साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। इसके साथ साथ आपको इस वक्त बताते चलें कि एक तरफ तो हिंदुस्तान ने ड्रोन्स की तादाद बढ़ाने के लिए जो है एक ऐसा काम करना शुरू कर दिया है, यानी फिर अब हिंदुस्तान के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर्ड UAV ड्रोन्स जो है वो बनाने का सिलसिला शुरू होने वाला है। मास प्रोडक्शन जो है इनकी आने वाले वक्तों में की जाएगी और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी अब इस चीज़ को ज़रूरी समझते हुए तुर्की से ये ड्रोन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने का फैसला किया है। यानी फिर अब आने वाले वक्तों में जो वॉरफेयर होगी उसके अंदर ये जो ड्रोन्स हैं या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, ये अपना किरदार बहुत अहसन तरीके से निभाएंगी। इसका मुशाहिदा इससे पहले भी किया जा चुका, जब 7 और 8 मई के दरमियान जो हैरोप ड्रोन्स का एक जत्था हिंदुस्तान से पाकिस्तान दागा गया था और फिर पाकिस्तान ने उन सॉफ्ट किल करके इन तमाम ड्रोन्स को तबाह किया था, जबकि ये इसराइल के ख़तरनाक तरीन हैरोप ड्रोन्स थे। अब वाज़े हो चुका है कि आने वाली जो वॉरफेयर है इसके अंदर जो ज़मीनी फ़ौज है उससे ज़्यादा इन्हिसार एयरफोर्स पे और इस तरह के UAV फोर्स पे किया जाएगा। तो अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से यही खबरें सामने आ रही हैं कि ये दोनों ममालिक अपनी जो UAV फोर्स है या ड्रोन फोर्स है उसकी तादाद के अंदर एक खातिरखा इजाफा करने जा रहे हैं। इस वक्त $470 मिलियन है जो कि हिंदुस्तान डोमेस्टिक UAV बनाने के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है, जो कि 1 साल के अरसे या 12 महीने के अंदर जो है हिंदुस्तान के अंदर जिसकी डेवलपमेंट और उसके साथ साथ मास प्रोडक्शन का आगाज़ हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो चाइना और तुर्की के साथ
साथ कोलैबोरेट करने जा रहा है, जिसके बाद ये तमाम टेक्नोलॉजीज जो है वो हासिल की जाएंगी, या फिर पाकिस्तान की तरफ से तुर्की और चाइना को जो है ऑर्डर्स दिए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूएवी या यूसीएवी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल ड्रोन्स हासिल किए जाएंगे। इस वक्त अगर बात करें तो तुर्की के पास ऐसे बेतहाशा कॉम्बैट यूएवी मौजूद हैं जो कि किसी भी जंग का नक्शा मुकम्मल तौर पे बदल सकते हैं। एक तरफ तो ये बहुत ज़्यादा इंड्योरेंस रखने वाले ड्रोन्स हैं, या फिर ये कहा जाए कि ये ड्रोन्स काफ़ी लंबे अरसे तक फिजा में रह सकते हैं, जबकि दुश्मन के ठिकानों को खतरनाक तरीन मिसाइलों से निशाना भी बना सकते हैं। तो आने वाले वक्तों की जो लड़ाई होगी, आने वाले वक्तों में जब जंग होगी, उसके अंदर जो एयरफोर्स और इन यूएवी फोर्सेस का जो किरदार होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। उसके मद्देनज़र रखते हुए अब दोनों ममालिक की तरफ से अपनी यूएवी फोर्सेस को जो है वो ताकतवर किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि लॉकहीड मार्टिन जो कि तैयारा साज अमरीकी कंपनी है, F-35 5th जनरेशन तैयारे बनाती है, उसने अब ये ट्रंप पे जोर डालना शुरू कर दिया है कि हिंदुस्तान को F-35 तैयारे फराहम ना किए जाएं। राफेल तैयारों की जिस तरह से पाकिस्तानी शाहीनों ने मत मारी है, उसके बाद पूरी दुनिया की आंखें खुल चुकी हैं। और वैसे भी 5 साल पहले भी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ये बातें सामने आई थी, यानी फिर जब ये तैयारे 5 साल पहले हिंदुस्तान ने अमेरिका से मांगे थे F-35 तैयारे, तो अमेरिका ने ये कहकर माजरत कर ली थी कि अभी आपके पायलट्स तैयार नहीं हैं। लेकिन 7 मई के वाक़े के बाद तो ये मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो चुका कि अब अमेरिका अपने F-35 तैयारे फराहम नहीं कर रहा इंडिया को, क्योंकि अगर ये तैयारे किसी तरह हिंदुस्तान को फराहम भी कर दिए जाते हैं और एक रियल कॉम्बैट सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान के शाहीनों की तरफ से F-35 तैयारे को तबाह कर दिया जाता है, तो फिर अमेरिका का $2 ट्रिलियन का ये जो F-35 का प्रोग्राम है ये मुकम्मल तौर पे ज़मींदोज़ हो जाएगा। और फिर इसकी जिस तरह से जग हसाई पूरी दुनिया में होगी, इसकी जो है मिसाल मिलना मुश्किल हो जाएगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि F-35 तैयारे जो कि अपनी स्टेल्थ सलाहियत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, पिछले दिनों यमनी हौसियों के एक एयर डिफेंस हमले में बाल बाल बचे थे, जिसके बाद ही यमन और अमेरिका के दरमियान सीज फायर की जो मुआहिदात थे वो शुरू हो गए थे। जब यमन जैसी छोटी सी ताकत इन F-35 तैयारों को ट्रैक करने में कामयाब हो गई और फिर बईद नहीं थी कि यमनी एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से ये तैयारे तबाह कर दिए जाते, तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स तो उससे कहीं ज़्यादा कैपेबल भी है। और इसका मुशाहिदा पूरी दुनिया 7 मई के इन वाक़यात के बाद या इन हमलों के बाद जो कि शाहीनों ने अपनी सरजमीन में रहते हुए हिंदुस्तान पे किए थे, लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करते हुए 4.5 जनरेशन के राफेल तैयारे, जिनके बारे में पाकिस्तान के जो दिफाई माहिरीन हैं वो ये भी मानते हैं कि ये काफ़ी पोटेंट तैयारे हैं, यानी बहुत अहमियत के हामिल या अहलियत के हामिल तैयारे हैं, उनको पाकिस्तान की तरफ से तबाह किया गया था। तो अब लॉकहीड मार्टिन ने ट्रंप पे ये जोर डालना शुरू कर दिया है कि हिंदुस्तान से किसी भी तरह इन F-35 तैयारों की डील ना की जाए, क्योंकि अगर कोई भी F-35 तैयारा पाकिस्तानी शाहीनों ने गिरा दिया तो $2 ट्रिलियन का जो एक बुत है, यानी फिर एक जो हवा बना हुआ है F-35 तैयारे के हवाले से कि आज तक दुनिया की कोई कॉम्बैट के अंदर ये F-35 तैयारा तबाह नहीं हो सका, वो मुकम्मल तौर पे ज़मींदोज़ हो जाएगा। और $2 ट्रिलियन जो अब तक इस तैयारे की डेवलपमेंट पे, इसकी प्रोडक्शन पे जो अब तक खदी रकम खर्च हो चुकी है, वो मुकम्मल तौर पे ज़मींदोज़ हो जाएगी। अब इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि एक बार फिर यमन की तरफ से इसराइल के इलाकों पे हमला किया गया है, और इस हमले की ख़ास बात यह है कि 3 घंटे के अंदर अंदर 2 बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। इस वक्त यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस वक्त मस्जिद अक्सा पे जिस तरह से इसराइलियों ने एक हमला किया है, शबखून मारा है, और हज़ारों की तादाद में सह्यूनियों ने मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल होकर उसकी हुर्मत को पामाल किया है। इस वक्त यमनी आर्म फोर्सेस की मिसाइल फोर्स ने एक डबल क्वालिटेटिव ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर 2 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके अंदर एक हाइपरसोनिक मिसाइल था फ़लस्तीन 2, उससे टारगेट किया है लॉद एयरपोर्ट को, यानी फिर फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने लॉद या बिन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट किया है। और फिर इस हमले के नतीजे में लॉद एयरपोर्ट या बिन गुरियन एयरपोर्ट पे तमाम फ़िज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर हाल्ट हो गए। इसके साथ साथ हज़ारों की तादाद में जो इसराइलियों में बेचैनी पाई गई, यानी फिर वो अपनी जानें बचाने के लिए शेल्टर होम की तरफ भागे और अपनी जानें बचाई, वो एक कियोस की कैफियत पैदा की। इसके साथ साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मुकम्मल तौर पे जो है वो हाल्ट कर दिया, यानी फिर जो परवाज़ें इस एयरपोर्ट से उड़ रही थी
या यहाँ लैंड हो रही थी वो मुकम्मल तौर पे इस एयरपोर्ट को छोड़ के दूसरे एयरपोर्ट्स की तरफ रवाना हो गई। जो दूसरी कार्रवाई हुई इसके अंदर जुल्फिकार नामी बैलिस्टिक मिसाइल को दागा गया 3 घंटे के अंदर अंदर, यानी ये पहली दफ़ा हुआ है कि यमनियों ने अपनी कार्रवाइयों की एक तो क्वालिटी बढ़ा दी है, दूसरी तरफ जो उसकी क्वांटिटी है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। यानी फिर 3 घंटे के गैप से 2 मिसाइल दागे जाते हैं, एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल होता है और उसके साथ साथ एक दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल होता है। अभी जुल्फिकार नामी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मशरक़ी याफा रीजन यानी फिर तिल अवीव के मशरक़ी इलाकों में इसराइली फ़ौज की जो पोटेंशियल टारगेट्स होते हैं उनके ऊपर दागा जाता है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है इस बयान में कि इन दोनों ऑपरेशंस ने अपने अहदाफ जो है वो मुकम्मल तौर पे हासिल कर ली हैं। इसके साथ साथ लाखों इसराइलियों को, लाखों सहयूनियों को अपनी जान बचाकर भागने पे मजबूर कर दिया है, शेल्टर होम्स में घुसने पे मजबूर कर दिया है और एयर ट्रैफिक जो था इस लॉर्ड एयरपोर्ट का वो मुकम्मल तौर पे हाल्ट हो गया, रुक गया। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि यमनियों की तरफ से जो एक फ़ैसला किया गया था इसराइल की फ़िज़ाई हदूद की नाकाबंदी करने का, यानी फ़िज़ाई हदूद पे पहरा लगाने का, उसमें यमनी रोज़ाना की बुनियाद पे एक तो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, अब जबकि उनकी कार्रवाइयों के अंदर इजाफा भी होता जा रहा है, उसकी टाइमिंग के अंदर भी इजाफा होता जा रहा है। साथ साथ ये भी बताएं आपको कि यमनियों की तरफ से जब से इसराइल के ऊपर ये कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू हुई हैं और जो एक फ़िज़ाई पहरा लगाया गया है, अब तक 44 ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल या हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल के ऊपर हमला किया जाता रहा है, जिसमें कुछ मिसाइल ऐसे थे कि जिनको इसराइली दिफाई सिस्टम की तरफ से इंटरसेप्ट किया जाता रहा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा तादाद ऐसी मिसाइलों की है जो कि इन तमाम डिफेंस लेयर्स को पेनिट्रेट करते हुए अपने अहदाफ तक पहुँचने में कामयाब रहीं। और इसी कड़ी के सिलसिले में आज जो ये हमले हुए हैं, आज सुबह 2 मिसाइल दागे गए यमन से जिन्होंने अपने अहदाफ अहसन तरीके से हासिल कर लिए। अब अगर बात करते चलें तो इस वक्त जो इसराइल की कैलकलिस्ट वेबसाइट है उसके मुताबिक 26,000 ऐसे इसराइली भी हैं जो कि अब तक उन शुमाल के इलाकों में वापस नहीं गए हैं। यानी फिर हिजबुल्लाह की जो कार्रवाइयाँ थी शुमाल के इलाकों में जो कि नवंबर और अक्टूबर के अंदर सबसे ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, इन तमाम कार्रवाइयों ने इसराइलियों में इतना ज़्यादा खौफ पैदा कर दिया है कि अब भी 26,000 के करीब इसराइली काबिज़ीन जो कि इन इलाकों से बाहर आए थे अपनी जानें बचाने के लिए, इन इलाकों में वापस जाने से कतरा रहे हैं। और अब तक सिर्फ 30% जो कारोबारी सरगर्मियां हैं इन इलाकों में रिज्यूम हो चुकी हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हिजबुल्लाह जो कि इस वक्त तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं, हिजबुल्लाह ने अपनी इन इलाकों में कार्रवाइयाँ रोक दी हैं, वो पीछे की तरफ हट गए हैं, लेकिन इसराइलियों में जो अपनी जानें बचाने का खौफ है वो इतना ज़्यादा है कि 26,000 इसराइली अब तक इन इलाकों में न सिर्फ वापस जाने से कतरा रहे हैं बल्कि अपनी मामूलाते ज़िंदगी की तरफ वापस आने से भी कतरा रहे हैं। साथ साथ आपको ये बताते चलें कि जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका ने अब ये वाज़े रस्मी बयान जारी कर दिया है कि जिसके अंदर वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो कि यूक्रेन के हवाले से, यानी जो असलहा या जो मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूक्रेन को इन ममालिक की तरफ से फराहम किए गए थे, लेकिन उन पर ये पाबंदी लगी हुई थी कि वो ये तमाम लॉन्ग रेंज मिसाइल रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये पाबंदी अब इन तमाम ममालिक जिसमें फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं उठा लिए गए हैं। यानी फिर आने वाले वक्तों के अंदर यूक्रेन की तरफ से ये तमाम लॉन्ग रेंज मिसाइल रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और फिर अगर यूक्रेन ये तमाम लॉन्ग रेंज मिसाइल रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करता है और फिर रशिया रिटेलिएट करता है तो दोबारा इस खित्ते के अंदर जो टेंशन्स हैं उसमें एक शदीद इजाफा देखने में सामने आ रहा है, क्योंकि फिर रशिया की तरफ से ओरिश्निक जैसे ख़तरनाक तरीन मिसाइल यूक्रेन के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम यूरोपीय ममालिक या अमेरिका, यानी जिनकी तरफ से अब ये इजाज़त दे दी गई है यूक्रेन को कि ये तुम तमाम मिसाइल इस्तेमाल करो, उनके ख़िलाफ़ भी रशिया की तरफ से कार्रवाई देखने में सामने आ सकती है। अब इसके साथ साथ ये आपको बताते चलें कि अमेरिका के कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कि अब ये वाज़े करते जा रहे हैं कि अमेरिका को अब ये बात मान लेनी चाहिए कि उसकी जो इजारादारी थी, यानी फिर अमेरिका की जो सुपरमेसी या सुपर पावर होने का एक दावा था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके मादूम होता जा रहा है। और अब दुनिया की नंबर 1 कंट्री अमेरिका नहीं बल्कि चाइना उभर के सामने आ रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि अमेरिका को ये बात मान लेनी चाहिए कि वो उसकी जो इजारादारी है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होती जा रही है, ग्लोबल पावर के अंदर शिफ्ट आता जा रहा है और चाइना एक नया सुपर पावर बनके दुनिया पर राज करने के लिए उभरता जा रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो एक इंटरनेशनल पुलिस का किरदार अमेरिका की तरफ से जो है अदा किया जाता था, उससे अब उसको बाज आ जाना चाहिए। ये थे इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کا یہ میزبان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.